एक सांप के लिए दिल्ली जैसे आबाद और लोगों से भरे हुए जबरदस्त ट्रैफिक वाले शहर में दिन के वक्त अपने किसी साथी की तलाश में निकल पड़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। चूंकि मेरा इंसानी शऊर जिंदा था, इसलिए मैं किसी हद तक खतरे के वक्त अपना बचाव कर सकता था। लेकिन ये खतरा तो तलवार की तरह मेरे सर पर बराबर लटका हुआ था कि अगर मुझ पर किसी इंसान की नजर पड़ गई तो मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। लोग तो मुझे उसी वक्त कुचल डालेंगे। लोग सांप को अपना दुश्मन समझते हैं और ऐसा समझने में वो हक बजानिब भी हैं। मगर कैसे मालूम हो सकता था कि मैं सांप नहीं इंसान हूँ। अगर मैं इंसान की आवाज में बोलता तो भी किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि मैं सांप नहीं बल्कि सांप की शक्ल में इंसान हूँ। बल्कि ऐसी सूरत में तो लोग मुझे कोई बदरूह समझकर किसी सूरत में भी जिंदा न छोड़ते। मैंने कमांडो खालिद की बू को अपने सामने रखा हुआ था और उसी समत को आहिस्ता आहिस्ता सरकंडों और झाड़ियों की आड़ लेता रेंगता चला जा रहा था। मैं गंदे नाले के ऊंचे किनारे पर रेंग रहा था। यह बिल्कुल वीरान जगह थी। कहीं कहीं कोई दरख्त था, हर तरफ खुश्क सरकंडे और झाड़ियां थी। मैं कमांडो खालिद की बू के पीछे पीछे चला जा रहा था। आसमान पर बादल झुके हुए थे। लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश में मेरा चलना मुश्किल था, लेकिन अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई थी। कमांडो खालिद की बू वैसी ही मध्यम थी जैसे पहले थी। हवा का झोंका कभी कभी हमारे दरमियान में आकर उसकी बू को मुझसे अलग कर देता था। तब मैं रुक जाता, दोबारा बू महसूस होती तो फिर रेंगने लगता। चूंकि इलाका गैर आबाद और उजाड़ था, इसलिए मैं जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंग रहा था। गंदे नाले का पुल आ गया। पुल पर से कुछ आदमी गुजर रहे थे। कमांडो खालिद की बू पुल की दूसरी तरफ से आती महसूस हो रही थी। मैं वहीं एक जगह छुपकर पुल पर से आदमियों के गुजर जाने का इंतजार करने लगा। पुल की दूसरी जानिब किसी बस्ती के मकान नजर आ रहे थे। एक हवाई जहाज शोर मचाता आसमान पर से गुजर गया। दूर से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब पुल बिल्कुल खाली हो गया तो मैं ओट में से निकला और पुल पर आ गया। पुल लकड़ी के तख्ते जोड़कर बनाया गया था। पुल के नीचे गंदा नाला बह रहा था। वहां से मैं नाला उबूर नहीं कर सकता था। मुझे लामोहाला पुल के ऊपर से ही गुजरना था। मैं पुल की रेलिंग के बिल्कुल साथ लगकर रेंगने लगा। सांप वैसे भी छोटा सा था और रंग भी भूरा था। मेरा ख्याल था कि किसी को नजर नहीं आऊंगा, लेकिन पीछे से आते हुए दो आदमियों ने मुझे देख लिया और सांप सांप का शोर मचा दिया। दूसरी तरफ से एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में सोंटा था। उसने मुझे देखते ही जोर से सोंटा मारा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, लेकिन जल्दी से पुल के नीचे हो गया। अब मैं उनसे महफूज हो गया था। मैं पुल के नीचे लगकर आगे को जल्दी जल्दी रेंगने लगा, लेकिन बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि मैं पुल की छत से लगकर छिपकली की तरह ज्यादा देर नहीं रेंग सकूंगा। मैं फौरन पुल की रेलिंग के नीचे हो गया। इतनी देर में वहां और लोग जमा हो गए थे। छोटा सा पुल था। जैसे ही मैं पुल के दूसरे सिरे पर निकला तो लोगों ने मुझ पर पत्थरों और डंडों की बारिश शुरू कर दी। मैं यूं ही किसी को डसकर हलाक नहीं करना चाहता था, वैसे भी इसमें अपनी जान जाने का खतरा था। मैं बड़ी तेज रफ्तारी से रेंगता हुआ गंदे नाले की झाड़ियों में घुस गया और झाड़ियों के अंदर ही दुश्मन लोगों से काफी दूर निकल गया। जब मैंने महसूस किया कि मैं खतरे से निकल आया हूँ और लोगों की आवाजें आना भी बंद हो गई थी, तो मैं झाड़ियों से निकलकर नाले के किनारे पर आया और मैंने देखा कि सामने एक सड़क थी जिस पर गाड़ियां गुजर रही थी। सड़क की दोनों जानिब मकान और इमारतें थीं। सामने की जानिब दुकानें भी थीं। काफी लोग चल फिर रहे थे। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वहीं सर घुमाकर एक खास समत को हवा को सूंघा। हवा में कमांडो खालिद की बू बहुत मध्यम हो चुकी थी। लगता था कि वो जहां पहले बैठा था अब वहां से दूर हटता जा रहा है। मैं बेख्तियार होकर उसकी बू के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था बू कम होती जा रही थी। इसका मतलब था कि कमांडो खालिद किसी रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी में सवार होकर शहर से दूर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जब मैं सड़क से 10-12 फुट पीछे एक ऊंची इमारत की अकबी दीवार के पास पहुंचा तो फजा में से कमांडो खालिद की बू खत्म हो चुकी थी। ये लम्हात मेरे लिए इंतहाई मायूसी के लम्हात थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। मुश्ताक साहब के होटल और उनके क्वार्टर का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अगर मालूम भी होता तो ट्रैफिक से भरे हुए बाजारों और चलती गाड़ियों में से गुजरने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इमारत की दीवार के पीछे एक झाड़ी में छुप कर बैठ गया और अपने इंसानी दिमाग से सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे पास अपने साथी कमांडो मंजर खालिद तक पहुंचने का एक ही जरिया उसके कपड़ों से निकलने वाली उसकी जिस्म की बू थी, जो अब मुझे महसूस नहीं हो रही थी। ये बू मुझसे जुदा हो गई थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि कमांडो खालिद अब दिल्ली शहर में भी था या वहां से निकल चुका था। मैं दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला और बेसहारा रह गया था। कोई भी आदमी मुझे देखकर सांप सांप का शोर मचाकर दूसरों को बुलाकर मुझे हलाक कर सकता था। मैं वही झाड़ी में बैठा रहा। मेरे करीब ही से एक चूहा निकलकर मुझे अपनी छोटी छोटी आंखों से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसकी तरफ निगाह डाली वो खौफ के मारे ऐसे गायब हुआ जैसे उसे जमीन खा गई हो। वैसे भी मेरे जिस्म से निकलने
निकलने वाली खास बू की वजह से कोई कीड़ा मकोड़ा और जानवर वगैरह मेरे करीब नहीं फटक सकता था। मुझे दिल्ली वाले पुरस्कार साधु का ख्याल आ गया, जिसने मुझे जानवरों और कीड़े मकोड़ों, सांपों और मगरमच्छों को मुझसे दूर रखने वाली खास जड़ी बूटी का सफूफ पानी में घोल कर पिला दिया था, और जिसकी वजह से मैं खूनी जंगल में से आसानी के साथ गुजर गया था। मुझे उसकी झोंपड़ी का भी रास्ता मालूम नहीं था। मैंने सोचा कम से कम इस वक्त तक मुझे इसी जगह छुपा रहना चाहिए जब तक कि रात का अंधेरा नहीं छा जाता। मैं जितना चाहे इंतजार कर सकता था। मेरे सांप के जिस्म को किसी किस्म की कोफ्त का एहसास नहीं होता था। सिर्फ मेरा इंसानी जहन ज्यादा इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं खामोशी से झाड़ी में बैठा रहा। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सर्द हवा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं हवा को एक खास समत की तरफ मुंह करके सूंघ लेता कि शायद मुझे कमांडो खालिद की बू आ जाए, लेकिन हर बार मुझे मायूसी होती। मैंने एक दफा चारों तरफ सर घुमाकर हवा को सूंघा, किसी तरफ से भी उसकी बू नहीं आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि कमांडो खालिद मेरी तलाश में नाकाम होने के बाद या मेरा इंतजार करते करते मायूस होकर वापस भोपाल चला गया है, क्योंकि वो भी इस पोजीशन में नहीं था कि ज्यादा दिन लोगों की नजरों के सामने रह सके। मैं सोचने लगा कि जब उसने भोपाल पहुंचकर जमीला को बताया होगा कि हमने श्रीराज और उसके बदमाशों को तो मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन करमदाद हमसे बिछड़ गया है, तो उस बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन हम हालात की सितम रानियों का शिकार थे। जो मुसीबत हम पर पड़ चुकी थी, हमें बहरहाल उसमें से गुजरना ही था। खुदा से यही दुआ थी कि या अल्लाह हमें जिंदा सलामत रखना, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और जो बेकसूर हैं, खैरियत से अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएं। सड़क पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाजें आ रही थी, लोगों की भी आवाजें आ रही थी। दिन गुजरता गया। आखिर सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। फिर शाम का अंधेरा जमीन पर उतर आया। मैंने झाड़ी में से सर बाहर निकाल कर देखा। इमारत की दोनों जानिब सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थी। दूसरी इमारतों की बत्तियां भी जल उठी थी। एक बार फिर परेशान कर देने वाला सवाल मेरे सामने आ गया कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे अपने मोहसिन मुश्ताक अली साहब के होटल का रास्ता मालूम भी होता तो सांप के रूप में मैं उनके पास नहीं जा सकता था। अगर मैं इंसानी आवाज में उनको सारी कहानी सुना भी देता तो यकीनी बात थी कि वो डर जाते और यही समझते कि ये कोई बदरूह या चुड़ैल है जो सांप बनकर मेरी आवाज में बातें करने लगी है। अगर फर्ज कर लिया कि वो मुझ पर एतबार कर भी लेते तो सिवाय इसके मेरी और कोई मदद नहीं कर सकते थे कि मुझे किसी जगह छुपा देते और कहते कि अपने साथियों का इंतजार करो। मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि पैलेस होटल में कयामत खेज धमाका करके हमने ही श्रीराज और उसके साथियों को हलाक किया है। उन्हें तो हमने यही बताया था कि हम जमीला की तलाश में दिल्ली आए हैं। जब कुछ भी मेरी समझ में न आया और मैं कोई फैसला न कर सका तो आखिर मैंने यही सोचा कि इसी जगह बैठे रहता हूँ। जब रात आधी गुजर जाएगी और सड़क पर खामोशी छा जाएगी तो यहाँ से निकलकर किसी और तरफ जाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उस वक्त तक मुझे कमांडो खालिद की बू आने लगे। अजीब बात थी कि मैं दिल्ली में मुश्ताक साहब, मुजाहिद, रहमत खान, अनवर खान वगैरह के साथ भी रहा था, मगर उनकी बू मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी या मुझे उनकी बू का इदराक नहीं था। लेकिन कमांडो खालिद के कपड़ों और जिस्म की बू को मैंने फौरन पहचान लिया था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि कमांडो खालिद को मेरे साथ साथ रहने का ज्यादा मौका मिला था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, खामोशी भी गहरी हो रही थी। पहले दूर से किसी मोटर गाड़ी की आवाज आ जाती थी, अब वो भी नहीं आती थी। मुझे बाहर निकलकर सैर करने की जरूरत नहीं थी। शाम तो एक महीना अपने बिल में घुसकर गुजार देता है। सिर्फ मेरा इंसानी जहन ये सोच सोच कर परेशान हो जाता था कि मैं सांप की शक्ल में यहाँ से निकलकर किस तरफ जा सकूंगा। सांप का तो शहर दुश्मन होता है। मैं अपना छोटा सा सर अपनी कुंडली में छुपाए बिल्कुल साकित होकर झाड़ी के अंदर बैठा था कि मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैंने कोई ख्याल न किया। हो सकता था कि कोई शख्स इस इमारत में रहता हो और किसी दूसरे शहर से रात की गाड़ी में आया हो। मैं अपना सर नीचे किए खामोश बैठा रहा। गाड़ी का इंजन रुका तो मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो रोते हुए किसी को बड़ी आजिज़ी से कह रही थी, भगवान के लिए मुझे कुछ मत कहना, मेरा परसों ब्याह होने वाला है, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना। मैंने कुंडली में से सर उठा लिया। किसी मर्द ने करख्तगी से कहा, रामदास क्या सोच रहे हो, उठाओ इसको, ले चलो अंदर। औरत ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं कुंवारी हूँ, भगवान के वास्ते मुझे कुछ न कहना। ये कोई लड़की थी जो रोए जा रही थी। दूसरे मर्द की आवाज आई, यार उठाओ इसे, ले चलो अंदर। फिर मुझे ऐसी आवाजें आने लगी जैसे 2-3 आदमी लड़की को उठाने और घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की बुरी तरह रो रही थी और उन लोगों की मिन्नतें कर रही थी। मुझ पर बड़ा असर हुआ। ये कोई बदमाश थे जो किसी कंवारी लड़की को उठा कर ले आए थे और अब उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। मुझसे रहा न गया। मैं तेजी से झाड़ी में से निकलकर इमारत के सामने की जानिब आ गया। उस
उस वक्त तक बदमाश लोग उस लड़की को उठाकर अंदर ले जा चुके थे। ये कोई मकान था जिसका गेट थोड़ा सा खुला रह गया था। सामने एक गाड़ी खड़ी थी। मैं तेजी से गेट में घुस गया। आगे एक तंग सा रास्ता मकान के बरामदे तक जाता था। मैं तेजी से रेंगता हुआ बरामदे में आ गया। बरामदे में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। मैं दीवार पर चढ़ने लगा। अंदर से मुझे लड़की की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। वो अभी तक मजाहमत कर रही थी और रोए जा रही थी। मैं रोशनदान में से कमरे की दीवार पर आ गया। छोटा सा कमरा था, सिर्फ एक बत्ती रोशन थी। कोने में पलंग पर बिस्तर बिछा था और दो आदमी एक नीम ओरियां लड़की की साड़ी को खींच खींच कर उतारने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने दोनों हाथों से अपने जिस्म की बची हुई साड़ी के पल्लू को पकड़ रखा था और रो रो कर कह रही थी, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। एक आदमी ने, जिसने फुल स्वेटर पहना हुआ था, मेज पर शराब की बोतल खोलकर एक ग्लास में शराब डाल रहा था और कह रहा था, क्या करते हो तुम लोग? तुम दोनों मिलकर एक लड़की को नंगा नहीं कर सकते। एकदम से मेरा इंसानी जहन गुस्से से भर गया। ख्वाहिश ये लड़की हिंदू थी, मगर किसी की बहन और बेटी थी और कुंवारी थी और बहुत जल्द उसका ब्याह होने वाला था। ये बदमाश इसको कहीं से उठा कर ले आए थे और अब इसके साथ गैंग रेप करके इसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह करने वाले थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मैंने दीवार पर से पलंग पर छलांग लगा दी। मैं एक बदमाश की गर्दन पर गिरा और गिरते ही उसे डस लिया। जहर इस कदर हलाकत खेज और जल्दी असर करने वाला था कि वो आदमी तो वहीं दोहरा हो गया। मैंने पलक झपकने में दूसरे को भी डस लिया, वो भी वहीं औंधा हो गया। लड़की ने मुझे देख लिया था। वो चीख मार कर पलंग से दूसरी तरफ कूद गई। अब तीसरे बदमाश ने भी मुझे देख लिया था। उसने मुझ पर शीशे का ग्लास दे मारा, मगर वो मुझे न लगा। मैं वहीं से उछलकर तीसरे बदमाश की गर्दन से चिमट गया और उसे भी डस कर वहीं ढेर कर दिया। लड़की साड़ी से अपनी नीम ओरियां बदन को छुपाए दीवार के साथ लगी खौफ के मारे कांप रही थी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी कि कुंडी खोलकर बाहर निकल जाए। बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अबे रामदास, हमारी बारी कब आएगी बे? लड़की वहीं बैठ गई। मैं तीसरे आदमी को हलाक करने के बाद मेज पर कुंडली मारे फन फैला कर बैठ गया। जब अंदर से किसी ने जवाब न दिया तो बाहर वाले बदमाश ने दोबारा आवाज दी, रामदास, दरवाजा खोलो। क्या शराब पीकर उलट गए हो? हमारा भी हिस्सा दो। लड़की कभी मेरी तरफ खौफजदा नजरों से देखती और कभी दरवाजे की तरफ देखती। उसने कुंडी नहीं खोली थी। मैं उसी तरह मेज पर बैठा था। बाहर वाले बदमाश ने गालियां बकनी शुरू कर दी। बोला, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हरामजादो, मैं आ रहा हूँ। बाहर से दरवाजे को जोर जोर से धकेला जाने लगा। फिर बाहर वाले बदमाश ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी उखड़ गई और दरवाजा धड़क से खुल गया। एक पहलवान टाइप का आदमी शराब के नशे में झूमता झामता अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने साथियों को तो न देखा, लड़की को देखा तो उससे लिपट गया और उसकी साड़ी नोचनी शुरू कर दी। जाहिर है मैं उसे कैसे माफ कर सकता था। मैंने मेज पर से छलांग लगाई और उस चौथे बदमाश की टांग पर डस दिया। वो एक सेकंड के लिए तो खड़े का खड़ा रह गया, फिर धड़ाम से पीछे को गिर पड़ा। इस वारदात के बाद मैं वापस मेज पर आकर कुंडली मार कर बैठ गया। लड़की हिंदू थी। हिंदू लोग सांप को बहुत मानते हैं, इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि उनके देवता शिव जी के सर पर भी एक सांप कुंडली मारे बैठा होता है। शिव जी हिंदुओं के बड़े देवता हैं और शिव जी देवता के सांप की हिंदू लोग पूजा करते हैं। लड़की सहमी हुई नजरों से मुझे देखते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो मैंने इंसानी आवाज में कहा, बहन बाहर मत जाओ, वहाँ कोई और बदमाश मिल गया तो क्या करोगी? लड़की वहीं पत्थर की तरह साकित हो गई। उसको कभी यकीन नहीं आ सकता था कि ये जुमले सांप ने बोले हैं। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, बहन डरो मत, यहाँ मेरे सिवा और कोई जिंदा आदमी नहीं है, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। लड़की के चेहरे पर अब खौफ की बजाय अकीदत का तासुर ज्यादा नुमाया था। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम नाग देवता हो? मुझे अपने आप को छुपाने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। मैंने कहा, मैं नाग देवता का भाई हूँ। मुझे नाग देवता ने तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने चारों बदमाशों को जो तुम्हारी इज्जत बर्बाद करना चाहते थे हमेशा की नींद सुला दिया है। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? लड़की ने जल्दी जल्दी अपने जिस्म के गिर्द साड़ी लपेटी और मेरे आगे हाथ जोड़कर सजदे में गिर गई। नाग देवता की जय हो शिव महाराज की। उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। मैंने कहा, बहन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, यहाँ 4 लाशें पड़ी हैं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं। लड़की ने एक बार फिर मुझे माथा टेका और जय हो नाग देवता की कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने फौरन उसे रोका और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, रात का वक्त है, कोई पता नहीं रास्ते में कोई और बदमाश मिल जाए। वो बोली, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। मैं खुद यही चाहता था कि यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह पहुंचूं जहाँ से मुझे मालूम हो सके कि मैं कहाँ हूँ
हूँ और वहाँ से किस तरफ निकल सकता हूँ। उस लड़की को मैंने तबाही से बचाया था और वो मुझे नाग देवता का भाई भी समझ रही थी। ये लड़की मेरी इतनी मदद जरूर कर सकती थी कि मुझे भोपाल जाने वाली गाड़ी में छोड़ दे ताकि मैं वापस जमीला के पास पहुंच सकूं। मैंने कहा, तुम मुझे अपनी साड़ी में छुपा लो। अगर रास्ते में किसी आवारा बदमाश ने तुम पर हमला किया तो मैं उसको संभाल लूंगा। लड़की ने बड़े आराम से मुझे उठा लिया। ये उसकी अकीदत का असर था कि उसे अब मुझसे सांपों वाला खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसके पास मुझे छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं छोटा सा सांप था। उसने उठाकर उसी तरह मुझे अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया। मैंने लड़की से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम कौशीला बताया। मैंने पूछा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? तुम यहाँ से किस तरह घर जाओगी? उसने कहा, जिस तरह भी होगा मैं घर पहुँच जाऊंगी और अब तो नाग देवता मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ है। मुझे किसी का डर नहीं। हम उस मकान से बाहर आ गए। सड़क रात के सन्नाटे में खाली पड़ी थी। वो जल्दी जल्दी सड़क पर एक तरफ चलने लगी। मालूम होता था कि वो इस सारे इलाके से वाकिफ है। एक बात उसे कहनी बहुत जरूरी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा राज किसी को मालूम हो। मैंने उसे कहा, कौशीला बहन, मैं नाग देवता का खास भाई हूँ। मुझे नाग देवता ने दिल्ली की राजधानी में इसलिए भेजा है कि मैं शरीफ औरतों को बदमाशों से बचाऊं। इसलिए जरूरी है कि किसी को पता न चले कि नाग देवता का भाई तुम्हारे घर में है। क्या तुम इस राज को राज रख सकोगी? कौशीला चलते हुए बोली, महाराज, आप मेरे लिए भगवान सम्मान हैं। आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगी। मेरे धन भाग के नाग देवता जिसका भाई हमारे घर में बराजेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं मुतमईन हो गया। अब इस लड़की से मैं भोपाल पहुंचने के सिलसिले में रहनुमाई हासिल कर सकता था। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि ये लड़की मुझे भोपाल जाने वाली गाड़ी तक ले जाए। आगे मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं थी। लड़की सड़क के किनारे किनारे इधर उधर देखती चली जा रही थी। मैं उसके ब्लाउज में से सर बाहर निकाले रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख रहा था। सामने से किसी गाड़ी की रोशनी हम पर पड़ी। मैंने लड़की से कहा, हो सकता है ये टैक्सी हो। अगर खाली हुई तो तुम उसे रोक लेना। लड़की ने अभी हाथ नहीं दिया था कि गाड़ी तेजी से हमारे करीब आकर रुक गई। लड़की पीछे हट गई। ये जीप थी। जीप में से 3 पुलिस वाले और एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। उसको देखते ही लड़की पिताजी कहकर उससे लिपट गई और रोने लगी। वो आदमी लड़की को हौसला देने लगा। पुलिस वालों में से एक हेड कांस्टेबल ने पूछा, वो लोग कहाँ हैं? लड़की के बाप ने भी लड़की से पूछा कि वो बदमाश कहाँ भाग गए हैं और उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? लड़की कौशीला ने जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी और कहा कि तीनों बदमाश उस एक कमरे में गए थे, लेकिन वहां से एक सांप निकल आया। उसने उन तीनों को और उनके एक चौथे साथी को डसकर मार डाला। वो कोने वाले मकान में चारों की लाशें पड़ी हैं। लड़की के उधेड़ उमर बाप ने उसे अपने साथ जीप में बिठाया और जीप बड़ी तेजी से कोने वाले मकान के बाहर आकर रुक गई। सब लोग मकान में आ गए। वहां वाकई 4 आदमियों की लाशें पड़ी थी जो मेरे जहर की वजह से फट चुकी थी। हेड कांस्टेबल ने लाशों का बगौर मुआयना करने के बाद कहा, भंडारी जी, इनकी मौत सांप के डसने से हुई है। भगवान ने तुम्हारी बच्ची को बचा लिया। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाशों को इसी तरह पड़ा रहने दो। तुम यहाँ गार्ड ड्यूटी करोगे, मैं SHO साहब को लाता हूँ। आइए भंडारी जी, मैं आपको और बेटी को घर पर छोड़ देता हूँ। लड़की कौशीला अपने बाप भंडारी के साथ लगी हुई थी। वो बाप के साथ जीप में बैठ गई। हेड कांस्टेबल भी साथ ही बैठ गया। जीप एक तरफ रवाना हो गई। 15-20 मिनट बाद जीप दिल्ली की किसी कॉलोनी में दाखिल हो गई, जहां एक जैसे क्वार्टर कतारों में बने हुए थे। इनमें से एक क्वार्टर में कौशीला अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। माँ ने बेटी को देखा तो उसे सीने से लगाकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कौशीला के बाप ने कहा, कमला, रोना धोना बंद करो। भगवान की बड़ी कृपा हुई है। हमारी बच्ची जैसे गई थी वैसे ही पवित्र घर वापस आ गई है। फिर उसने कौशीला की माता को बताया कि ऐन वक्त पर आकर नाग देवता ने चारों बदमाशों को डस कर मार डाला और हमारी बेटी की इज्जत पर हर्फ नहीं आया। माँ ने अपने आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, मैं नाग देवता के मंदिर को दूध से धोऊंगी। शिवजी महाराज ने हमारी इज्जत बचा ली। कौशीला का बाप पुलिस के साथ मौका वारदात पर आया और जिस अंदाज में हेड कांस्टेबल ने कौशीला के बाप से बातें की थी, उससे जाहिर होता था कि वो खुद भी पुलिस में मुलाजिम है। साथ वाले क्वार्टर में से एक आदमी और 2 औरतें आ गईं। वो कौशीला की माँ को लड़की के वापस आ जाने पर मुबारकबादियां देने लगी। कौशीला की माँ की बातों से मुझे मालूम हुआ कि ये सारी वारदात पुरानी खानदानी दुश्मनी की बिना पर हुई थी। कौशीला के बाप का नाम लक्ष्मण दास भंडारी था। उसकी अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी चली आ रही थी। वहाँ ये भी साबित हो गया कि कौशीला का बाप पुलिस के महकमे में मुलाजिम है। पुलिस के महकमे में होने की वजह से उसने अपने दुश्मनों के 3-4 आदमियों को थाने बुलवा कर मारा पीटा, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने 3-4 गुंडों को पैसे देकर भेजा, जो रात के वक्त कौशीला को उसके घर से अगवा करके ले गए। उस वक्त कौशीला का वालिद किसी जरूरी तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस
स्टेशन पर ही था। मुझे इन लोगों की दुश्मनियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ कोशिला की मदद से भोपाल जाने वाली गाड़ी में सवार होना चाहता था। लेकिन इसी दौरान अगर मुझ पर दौरा पड़ जाता और मैं शाम से इंसानी शक्ल में वापस आ जाता तो फिर मुझे कोशिला से मदद लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन लगता था कि जिस तरह इस बार मेरे इंसानी शक्ल में कायम रहने का दौरानिया बहुत तवील था, उसी हिसाब से मैं शाम भी काफी अरसे तक बना रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने इंसानी शक्ल में वापस आने के कोई आसार महसूस नहीं हो रहे थे। इस बात का इंकिशाफ मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस जरूर था कि कोशिला का बाप लक्ष्मण दास भंडारी पुलिस में था और यकीनी तौर पर वो पुलिस इंटेलिजेंस में था। लेकिन मुझे कोई इतनी ज्यादा फिक्र भी नहीं थी। एक तो मैं सांप के रूप में था, दूसरे कोशिला मेरी हिफाजत कर रही थी। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं कोशिला की मदद से भोपाल जाने वाली किसी न किसी गाड़ी में कल तक सवार हो जाऊंगा। मुझे कोशिला के बाप और उसके घर वालों से कोई सरोकार नहीं था। रात को सब सो गए। कोशिला पहले क्वार्टर के अकेले कमरे में सोती थी, जहां से गुंडों ने उसके मुंह को बंद करके उसे अगवा कर लिया था। अब उसके माता पिता और छोटे भाई ने उसे अपने दरमियान में सुलाया। मैं सारी रात कोशिला के कपड़ों में ही रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।